हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड आप भी सोच रहे हो कि गैट-बी 2026 को अच्छे तरीके से पढ़े और साथ में शानदार रैंक भी लाए। बट दोस्तों हमेशा ये चीज याद रखनी है हमें कि कभी भी जब हम एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो हमें ये पता जरूर होना चाहिए कि एग्जाम में कौन सा टॉपिक के ऊपर ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि हम जब प्रिपरेशंस करेंगे, जब सिलेबस वाइज जाएंगे, तो हम ये भी करेंगे कि जहां से ज्यादा सवाल आ रहे हैं उन सारे टॉपिक्स को थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस कर ले। अब आप तो पढ़ाई में बिजी हो गए, तो चलिए तो आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे गैट-बी मास्टर स्ट्रोक्स के, जहां पे आपको आपके सेक्शन बी जहां से आपको 60 सवाल करने होते हैं, वहां से कौन से किस किस टॉपिक से कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हमें देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बात होगी बायोकेमिस्ट्री की, क्योंकि हर साल इस यूनिट से लगभग 25 से 30 सवाल पूछे जाते हैं 3 मार्क वाले, यानी कि 90 मार्क का जो है आपका बायोकेमिस्ट्री आता है। तो इसमें आपको किस चीज के ऊपर फोकस करना होता है? तो पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड हो जाए, डाइसैकेराइड हो जाए, पॉलीसैकेराइड हो जाए, उनके बॉन्ड हो जाए, उनके कंस्टिट्यूएंट हो जाए, इन सब चीजों के ऊपर। फिर लिपिड की बात होगी तो सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड, सैचुरेटेड लिपिड, अनसैचुरेटेड लिपिड। उसके बाद डबल बॉन्ड कहां पे प्रेजेंट है उस वाले पॉइंट की बात होगी। फिर प्रोटीन की अगर बात हो रही है तो प्रोटीन्स में आपके अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, नॉन पोलर, पोलर, एसिडिक, एरोमेटिक, उनका पीक, इन सबसे सवाल आते हैं। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड में भी पिरीन, पिरामिडिन और उनके कैलकुलेशन वाले सवाल आपसे पूछे जाते हैं। फिर एंजाइम काइनेटिक्स और उसका मैकेनिज्म्स किस तरीके से होता है उसके ऊपर जरूर फोकस करना, क्योंकि वहां से भी बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। थर्ड टॉपिक है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, यानी कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भले ही यह टॉपिक सेल बायोलॉजी का हो, बट आपके सिलेबस में ये इंक्लूड किया गया है आपके बायोकेमिस्ट्री में। सो इस टॉपिक को भी अच्छे से करके रखना, क्योंकि ये दोनों जगह के सवालों को जो है लेकर आता है। फिर बात आती है फोटोसिंथेसिस की और रेस्पिरेशंस की, तो वहां पे C2, C3, C4 साइकिल, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साथ में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की भी बात होगी। उसके अलावा रेस्पिरेशंस में ग्लाइकोलिसिस, टीसीए, मेटाबॉलिज्म्स की एटीसी, इन सब चीजों की बहुत ही अच्छे तरीके से बात होगी। और पार्ट ए का जो बायोलॉजी है वहां पे भी इन दो टॉपिक से आपको हमेशा सवाल देखने को मिल जाएंगे। और लास्ट टॉपिक होगा बायो एनर्जेटिक्स का। और बायो एनर्जेटिक्स की जब आप बात करने जाओगे तो वहां पे आपको मेटाबॉलिज्म से सवाल जो है देखने को मिल जाते हैं। चलो अब नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। और जब आप माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी की ग्रोथ कर्व की बात होगी, उसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है उसकी बात होगी। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन के एंजाइम, एंजाइम कॉम्प्लेक्स और उनकी एक्टिविटी के ऊपर बात होगी। थर्ड वन जो टॉपिक होगा उसमें बात होगी बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी की, कि बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन कैसा है, डाइवर्सिटी कैसी है, उसके अलावा उनके टाइप, उनके इंटरेक्शन और उन सारी चीजों के ऊपर। फोर्थ वन टॉपिक है वायरस का स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन। तो वायरस के स्ट्रक्चर का पूरा आपको आईसीटीवी सिस्टम पता होना चाहिए, बाल्टीमोर सिस्टम पता होना चाहिए। उसके अलावा जो वायरस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उन सब चीजें आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। फिर होस्ट पैथोजन इंटरेक्शंस आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। फिर अब जब हम सेल बायोलॉजी यूनिट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फिर सेल साइकिल और उसके चेक पॉइंट के ऊपर आप किसी भी एग्जाम्स में जाओ तो वहां पे आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप सेल बायोलॉजी की बात जब आप आईआईटी एग्जाम देने जाओगे तो भी आएंगे, गैट-बी में आएंगे, स्वीट पीजी में आएंगे, और जब अबव लेवल के ऊपर जाते हो जैसे कि आपका सीएसआईआर नेट हो जाए, गेट हो जाए, तो वहां पे भी इस टॉपिक से बहुत ही ज्यादा सवाल आते हैं। तो इस टॉपिक को हमेशा अच्छे तरीके से करके रखिए, क्योंकि ये एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जितने भी है, जीपीसीआर, आरटीके, जैक एंड स्टैट, सब पाथवे को आपको अच्छे से करके रखना है। फिर फोर्थ वन टॉपिक है सेल सेल का कम्युनिकेशन। और लास्ट वन टॉपिक है प्रोग्राम सेल डेथ और नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस, उनके पाथवे और उनके प्रोटीन के ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं, जा रहे हैं, तो उसको भी फोकस करके रखना।
फिर उसके बाद जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट की बात आती है तो ये ऐसा यूनिट है जहां से क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो लगभग 20 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम्स के ऊपर, उनके फंक्शंस के ऊपर, ट्रांसक्रिप्शंस के ऊपर, ट्रांसक्रिप्शन के फंक्शंस के ऊपर, इनहिबिटर्स के ऊपर, एंटीबायोटिक के ऊपर। उसके बाद ट्रांसलेशंस के, चाहे वो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन हो या यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन हो, उनके सारे ट्रांसलेशन फैक्टर के ऊपर हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। फिर मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, उनके फिनोटिपिक, उनके जीनोटिपिक रेशो, साथ ही में एक सवाल हमेशा आता है आपको गैमेट फाइंड करने के लिए दिया जाता है, जीनोटिपिक फाइंड करने के लिए दिया जाता है, तो उसको भी अच्छे से करके रखना है। फिर जीन रेगुलेशन, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की भी बात होगी, वहां से भी सवाल आते हैं। फिर डीएनए डैमेज एंड रिपेयर के जितने भी सारे चेक पॉइंट है वहां से हर बार 2 सवाल कंपलसरी आते हैं, तो उस 2 या इस यूनिट को अच्छे से करके रखना। फिर हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की बात करें तो ये बैक्टीरिया का मैकेनिज्म देखने को मिलता है, बट हम जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो यहां से भी सवाल आते हैं। यहां से आने वाले सवालों को आप 2 जगह कंसीडर कर सकते हो, या तो माइक्रोबायोलॉजी में या फिर जेनेटिक्स में। आगे बढ़ते हैं। फिर जब हम टेक्निक्स वाले पोर्शंस के ऊपर आते हैं, बायोटेक्निक्स की बात करते हैं, तो माइक्रोस्कोपी से सवाल आते हैं। माइक्रोस्कोपी के हो जाने के बाद क्रोमेटोग्राफी में आपकी एचपीएलसी, जीसी, आयन एक्सचेंजर, शीट क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद टीएलसी, इन सारी जगह से स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज और सेपरेशंस के ऊपर सवाल आते हैं। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी, उनके रेंज, उनका सेपरेशन, उनका मैकेनिज्म, उनके प्रिंसिपल, यहां से सवाल आते हैं। फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी बहुत ज्यादा सवाल आपको बनते हुए देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ब्लॉटिंग जो टेक्निक है वहां से भी अब अप्लाइड के फॉर्म में जो है सवाल आना स्टार्ट हुए हैं। फिर पीसीआर एंड डीएनए सीक्वेंसिंग की बात करें तो वहां से भी बहुत ज्यादा सवाल जो है आपको बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। फिर जब मैं इम्यूनोलॉजी यूनिट की बात करता हूं, और इम्यूनोलॉजी यूनिट आप सबका फेवरेट यूनिट में से एक है, तो सबसे पहला सवाल या सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एंटीजन एंड एंटीबॉडी की इंटरैक्शंस। फिर उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक से इम्यून के सेल एंड उनके ऑर्गन। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएससी मॉलिक्यूल एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। फिर फोर्थ वन इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलेगा हाइपर सेंसिटिविटी एंड एटो इम्यूनिटी के डिसीज, ठीक है। और फिर आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कैसे करते हो उसके ऊपर भी हमेशा सवाल जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वन यूनिट जो होता है वो होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाला। तो बायोलॉजिकल डाटाबेसेस हो जाए, फिर सीक्वेंस अलाइनमेंट हो जाए, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस हो जाए, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स हो जाए, फिर जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स के टूल हो जाए, इन सारे टॉपिक से आपको एक 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 सवाल हमेशा देखने को मिलता है। बिलीव रखो मेरे ऊपर, क्योंकि यहां से सवाल हमेशा आते ही है। फिर उसके बाद क्लोनिंग वेक्टर एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आपके बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट की बात करें तो वहां से आते हैं वेक्टर के साइज के ऊपर, पर्टिकुलर वेक्टर के टाइप के ऊपर, वेक्टर के स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। फिर पीसीआर, आरएफएलपी, आरएपीडी के ऊपर भी सवाल आते हैं। फिर जीन ट्रांसफर मेथड जो है उनके ऊपर भी हमेशा सवाल बने हैं। फिर सीडीएनए किससे बना है, कौन सा एंजाइम यूज हुआ है, यहां से भी सवाल आते हैं। और साथ ही में जीन थेरेपी एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाली जगह से भी आपको सवाल देखने को जो है दोस्त मिल जाते हैं। फिर इसके अलावा पीसीआर और इनके ऊपर भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। फिर प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इन तीनों यूनिट को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि वहां से सबसे बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। और वो टेक्निक ऐसी है कि जहां पे आप 1 या 2 दिनों की मेहनत में सारे पॉइंट्स को जो है उसके कवर कर सकते हो और बड़े आराम के साथ कवर कर सकते हो। सो कोई भी दिक्कत लेने वाली वहां से बात नहीं है। अब अगर आप भी प्रिपेयर करना चाह रहे हो इन एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपकी गेट हो या फिर आपकी गेट बीटी हो या फिर आपकी आईआईटी जाम हो, उन सारी एग्जाम्स के लिए आईएफएस जो है आपके लिए लेकर आया है चैंपियन बैच 2.0
जिसमें अगर आप इनरोल करते हो, जो बैच जो है शुरू हो गया है 4 अगस्त से, और इस वीक तक आपको मिल रहा है 30% ऑफ। अगर आपने इस वीक के एंड तक अगर एनरोल किया तो आपको मिलेगा 30% ऑफ। बट अगर लेट हो गए, आपने दिक्कत करी, देरी करी, तो ये डिस्काउंट जो है चला जाएगा और आपको फुल प्राइस के साथ इस बैच को जो है परचेस करना पड़ेगा। अब इस बैच को अगर आपको परचेस करना है तो उसके लिए आपको प्रोमो कोड क्या इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए प्रोमो कोड इस्तेमाल करना है विजय सर का। और इस बैच में आपकी हर यूनिट, हर टॉपिक और हर चीज को जो है आराम से कवर किया जाएगा दोस्तों। तो वरी करने वाली कोई भी बात जो है आपको नहीं है। आईएफएस जो है हमेशा बिलीव करता है रिजल्ट के ऊपर। और अगर आप 2025 के टॉपर की बात करें तो टॉप 10 में जो है आईएफएस के गैडबी में 11 बच्चे रहे। और ऐसा क्यों? क्योंकि एक रैंक के ऊपर 2 स्टूडेंट जो है आ सकते हैं। तो ऑल इंडिया रैंक 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे रैंकर बच्चे जो है आईएफएस के मिल जाएंगे। उसके अलावा गैडबी का जो रिजल्ट लगता है वो कैटेगरी वाइज लगता है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपको टॉप 10 में 8 बच्चे आईएफएस के मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ ओबीसी एनसीएल की बात करो तो टॉप 10 में 7 बच्चे जो है आपको आईएफएस के मिल जाएंगे। फिर एसटी की बात करें तो टॉप 10 में 3 बच्चे जो है आईएफएस के हैं। और एसटी कैटेगरी में भी टॉप 10 में 3 बच्चे जो है आईएफएस के रहे हैं। और आईएफएस के बच्चों ने इस एग्जाम्स को बहुत ही शानदार तरीके से डोमिनेट किया है। चलिए, तो आप भी करिए, अगले साल एनरोल हो जाइए बैच में। तो मिलते हैं किसी अनदर विन वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन विद अस। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन।